चलो so we're continuing with Newton's laws of motion. ठीक है. Now बच्चों फर्स्ट लॉ तो आप सबको क्लियर होगा. करेक्ट. एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन state of motion in a straight line, uniform motion in a straight line, or remains at rest unless or until some unbalanced force acts on. तो ये लॉ तो सब बच्चों को क्लियर होगा. तो सेकंड लॉ देखो न्यूटन ने क्या किया. he gave a mathematical approach to his first law. ठीक है. तो फर्स्ट लॉ बोल रहा था भाई फोर्स लगता है एंड ऑल दैट, बट फोर्स को मेजर कैसे करेंगे यूजिंग न्यूटन सेकंड. ठीक है. तो पहला चीज हमें समझना है मोमेंटम क्या होता है. व्हाट इज मोमेंटम. मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है. इसको हम p लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज m टाइम्स. ठीक है. करेक्ट. ओके. तो बच्चों न्यूटन का जो सेकंड लॉ है व्हाट इट सेज. सेकंड लॉ स्टेट्स दैट rate of change of momentum is directly proportional to force applied. dp मतलब directly proportional to force applied. करेक्ट. तो अब देखो मोमेंटम क्या हुआ m इंटू v. करेक्ट. तो जब भी बच्चे रेट ऑफ चेंज आ जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वी डिवाइड दैट थिंग विद टाइम. ठीक है. वी डिवाइड दैट थिंग विद टाइम. जैसे फॉर इंस्टेंस हमने क्या देखा था. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों. वेलोसिटी होता है ना. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इसको आप dx by dt भी लिख सकते हैं. दिस इज कैलकुलस वर्जन ऑफ इट. अगर आपका डेल्टा टी बहुत ही छोटा हो गया तो फिर इसको आप dx by dt लिख सकते हैं. दिस मींस इट इज काइंड ऑफ एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. दिस इज काइंड ऑफ एन एवरेज वेलोसिटी. यू नो. ओके. देन हमने क्या देखा था. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. याद आया आपको. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये होता है एक्सीलरेशन व्हिच इज delta v by delta t. This can be also written as dv by dt. Correct. Provided we are taking it for a very small interval of time, then we can just write it as dv by dt. Or if we are taking it for a huge interval of time, then we can just write it as delta t. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पर इसको आप एज अ एवरेज समझा करो अगर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिखा हुआ, और इसको इंस्टेंटेनियस समझा करो. ठीक. दिस इज दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एक्सप्रेशन. तो अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ वो क्या बोलता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड. ठीक है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा. ये हो जाएगा फोर्स. ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि देखो क्या होता है. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी लाइन हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसकी वैल्यू होती है 1. तो आप इसको you can just directly write f is equal to delta p by delta t. So henceforth I will be using this expression directly. F is equal to delta p by delta t. ठीक है. ओके. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप कैसे लिख सकते हो. डेल्टा p by delta t. अभी हमने देखा दिस इज एक्चुअली इक्वल टू फोर्स अप्लाइड. करेक्ट. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी लाइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू होती है 1. ओके. तो बच्चों यहाँ पे हम इसको वी कैन राइट इट डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. हम इसको dp by dt भी लिख सकते हैं. वी कैन जस्ट राइट एज dp by dt. तो dp by dt क्या बता रहा है. इट इज टेलिंग यू रेट ऑफ चेंज. इट इज टेलिंग अबाउट रेट ऑफ चेंज. तो बच्चों इसको देखो. अभी हम मोमेंटम को वी कैन राइट इट एज मास टाइम्स वेलोसिटी. when you going to differentiate this term dp by dt. अब कभी कभी क्या होता है सिस्टम में मास भी चेंज होता है. मैंने आपको एग्जांपल दिया था. जैसे अगर कोई रॉकेट है, रॉकेट इज लॉन्च्ड फ्रॉम अर्थ, in that case that mass is also changing. Why mass is changing? Huge amount of fuel is coming out of the rocket. Correct. बहुत ही
ज्यादा मात्रा में रॉकेट से फ्यूल बाहर निकल रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका मास भी चेंज हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी टी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ठीक, तो इसको देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, समझ में आई बात ना, समझ में आई बात की नहीं है बच्चों, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, तो अभी आपको मालूम है दो फंक्शन, अभी ये भी मास भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो दो फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करते हो, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको छोड़ दो, फिर इसको छोड़ दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो ना, यू रिमेम्बर दैट, एफ एक्स जी एक्स का डिफरेंशिएशन कैसा था, पहले इसको एफ डैश मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दिए, करेक्ट, और फिर इसको इसको छोड़ दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, जी डैश एक्स, जी डैश एक्स इज सेम एज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज सेम एज एफ डैश एक्स। इसकी जैसे एक लिखने का तरीका है, इसको ऐसे लिख लो या आप ऐसे लिख लो, दोनों तरीके से। ओके, तो हम पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ देंगे एज गिवन बाय दिस रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, so dp by dt is equal to v into dm by dt, correct, plus m into dv by dt। तो एक्चुअली दिस इज फोर्स, और यही हमारा मैंने आपको बताया था न्यूटन का सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, dp दिस इज इक्वल टू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बच्चों। अब देखो, अब अगर मेरा जो मास है वो कांस्टेंट हो गया, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कार जा रही है लॉस, तो मास तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो नाउ इफ माय मास इज कांस्टेंट, तो dm by dt चेंज नहीं होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, आपको मालूम है। और यहाँ पे भी देखो, जब हम बोलते हैं चेंज हो रहा है, मतलब मास चेंज ही नहीं हो रहा, मास हमेशा का हमेशा ही कांस्टेंट है, तो dm by dt यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, करेक्ट। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, dm by dt यहाँ पे जीरो होगा। और आपको मालूम है dv by dt क्या होता है, dv by dt होता है एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे जो मेरा फोर्स आएगा दैट विल बी मास इनटू एक्सीलरेशन। समझ में आई बात? तो यहाँ पर ये जो फोर्स की बात हो रही है, कौन से फोर्स की बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है बात नेट फोर्स की। ठीक, आज हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे कौन से फोर्स की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर हो रही है एफ नेट, नेट फोर्स की बात हो रही है। मतलब अगर एक ब्लॉक है, इस पे यहाँ पर तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पे तुमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो इस फोर्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, या ओके, लेट्स चेंज नंबर स्लाइटली। तो अगर मान लो मैं 3 न्यूटन से आया, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 7। कैसे निकाला मैंने, 10 - 3। रिमेंबर दिस इज वेरी यूजफुल टूल व्हेन वी सॉल्व आवर फ्री बॉडी डायग्राम, करेक्ट। दिस कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अगर आपको मास पता है तो आप एक्सीलरेशन निकाल, तो मान लो इसका मास 10 kg है, तो आपका एक्सीलरेशन हो गया 0.7 मीटर पर। समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में सर आई बात? सर dm by dt जीरो कैसे हुआ? अगर मैंने बोला मास जीरो है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझे कार में बैठे हो, तो कार का मास तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है ना हमेशा। जब आप रोड पे जा रहे हो तो कार का मास तो हमेशा सेम रहेगा, कि चेंज हो रहा है कार का मास, नहीं सर। सेम रहेगा ना। तो अगर कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही है, अगर मान लो इनिशियली वो 10 kg की थी, बाद में भी वो 10 kg की है, तो फाइनल माइनस इनिशियली क्या हो जाएगा, जीरो ही तो हो जाएगा ना, यस और नो, यस और नो। तो इसलिए डीएम बाई डी टी वो जीरो हो गया, ये आया। तो अभी तक हमने देखा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन जैसे ब्रीफ रिकैप देखते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, कौन बताएगा, कौन बच्चे बताएगा नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है? यस, तो when two objects are in contact with each other,
करेक्ट। तो जैसे ये ब्लॉक और ये फ्लोर हो गया, करेक्ट। तो मैंने आपको एग्जांपल लिया था, सपोज एक ऐसा, यहाँ पर अगर आपने एक बॉल को भी रखा है, दे आर आल्सो इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, एंड नॉर्मल रिएक्शन कैसे रहता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है तो कैसे रहेगा, इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। फिर हमने या सपोज ऐसे एक रूलर रखा है आपने, तो ये इसको ऐसे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट शुड आल्सो बी इन कांटेक्ट एंड प्रेस ईच अदर आल्सो। अगर ये एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहे तो देन नो क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग, ठीक है। चलो, तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। पे हमने देखा था टेंशन। टेंशन किसमें लगता है, कौन बताएगा? ओके, स्मिथ बताओगे आप या तनीषा बताओगे आप? टेंशन किसमें लगता है? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, डोंट वेस्ट टाइम। कौन बच्चे बताएगा एक्सेप्ट फॉर रिद्धि? रिद्धि ने भी आंसर किया। और कौन बच्चा आंसर करेगा अभी? पीयूष आप बताओगे? पीयूष और चानी बताओ जल्दी से, टेंशन किसमें लगता है? ओके रिद्धि बताओ, चलो आप ही बताओ। Strings. स्ट्रिंग्स, तो Strings when स्ट्रिंग्स, they are pulled apart. यस, तो टेंशन बेसिकली स्ट्रिंग्स में लगता है व्हेन दे आर पुल्ड अपार्ट, ठीक है। ओके, फिर और कौन सा फोर्स देखा था? स्प्रिंग फोर्स देखा था हमने ना, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या था, जैसे ये कोई स्प्रिंग है, अपनी नेचुरल लेंथ में है अभी, ठीक। तो जब हम खींच के एक्स डिस्टेंस तक बढ़ा देते हैं, करेक्ट, तो हमने यहाँ पे फोर्स लगाया एफ, एफ इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स, ठीक है। तो दिस इज अबाउट आवर स्प्रिंग फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, और कोई देखा था हमने? तो के क्या था बच्चों? के वाज स्प्रिंग कांस्टेंट, मैंने आपको बताया था। जैसे अभी समझो एक ट्रक की स्प्रिंग, ट्रक में भी स्प्रिंग लगी रहती है, मालूम है आपको? और आपके पेन, बॉल पेन में भी एक स्प्रिंग रहती है। तो किसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, ट्रक वाली स्प्रिंग का कि बॉल पेन वाली स्प्रिंग का? किसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा? ट्रक वाली स्प्रिंग, ट्रक में जो स्प्रिंग लगी, नीचे देखो कभी ट्रक में, आप देखो व्हील्स के पास आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दैट इज एक्चुअली स्प्रिंग। इस तरह का आपने देखा होगा, ऐसे स्ट्रक्चर भी रहता है ट्रक में ना, करेक्ट। थोड़ी गैप रहती है, इसको एक लोहे की पट्टी से बांध दिया जाए। ट्रेन से भी देखो, ट्रेन में तो साफ साफ ऐसे ऐसे स्प्रिंग दिखाई देती है आपको, एकदम ऐसे मोटे मोटे आयरन की ना, ऐसे ऐसे स्प्रिंग दिखाई देती है। ट्रेन के व्हील्स के पास स्पेशली देखो, अगर आप व्हील और जहाँ पे बोगी रहती है ना, उसके उसके ऊपर है ना, कैसे इस तरह की स्प्रिंग लगी रहती है। दैट इज मेनली देयर टू सपोर्ट द बोगी, नहीं तो बहुत बोगी बहुत ज्यादा हिलेगी, दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ दिस थिंग टू द पैसेंजर्स। मतलब सोचो कोई बहुत ज्यादा हिल रही है, यू नो, so it will be like uh, shock, kind of shock absorber। तो कौन सी, किसकी स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा रहेगा, ट्रक वाली स्प्रिंग, रेलवे वाली स्प्रिंग, या आपके बॉल पेन वाली स्प्रिंग? जल्दी से बताओ बच्चों, यू हैव टू इंटरैक्ट। अबोली बताओ। यस बच्चे जल्दी बोलो, कौन सी स्प्रिंग का कांस्टेंट ज्यादा रहेगा? ऑब्वियसली इन स्प्रिंग का कांस्टेंट ज्यादा होगा ना। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के जो डायमेंशन है, फोर्स एफ बाई एक्स है ना, मतलब न्यूटन पर मीटर ये है, ठीक है। मतलब सपोज मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था, देखो लास्ट क्लास में मैंने दिया था आपको इसका एग्जांपल। हाँ देखो, जैसे यहाँ पर अब अभी आप देखो, ये स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स कितना है, 260। अच्छा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है ना, या चलो हम लोग वी कैन अज्यूम सम केसेस, यू नो, लाइक
सपोज अगर मान लो मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना लेंगे, मान लो 250 न्यूटन पर सेंटीमीटर। और आप देखते हो कि आपने स्प्रिंग को, अगर आपको इस स्प्रिंग को 4 सेंटीमीटर खींचना है या 4 सेंटीमीटर कंप्रेस करना है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जल्दी से बताओ, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बच्चों? कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन। Every centimeter you have to apply a force of 250 न्यूटन, करेक्ट, एवरी सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर के लिए आपको 1000 न्यूटन का फोर्स लगाना है। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी बात इन सब चीजों पे। फ्रिक्शन को हम और डिटेल में देखेंगे, पर अभी समझ लो फ्रिक्शन लगता है क्यों है और इसका डायरेक्शन कैसा रहता है, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो फ्रिक्शन हमेशा ऐसा लगता है कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करे। अब मैंने क्या बोला आपको, रिलेटिव मोशन को अपोज करे दो सरफेसेस के बीच में। तो जैसे अगर ये मान लो ऐसे मूव कर रहा होगा, v वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन इसमें कहाँ पे लग रहा होगा, फ्रिक्शन इसमें पीछे की तरफ लग रहा होगा। इसकी वेलोसिटी को ये स्टॉप करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसकी वेलोसिटी को ये हमेशा स्टॉप करने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन को हम और डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए याद रखो फ्रिक्शनल फोर्स एफ जी कुछ कुछ होता है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि रिलेटिव मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करता है। आप एक ब्लॉक है, हैवी ब्लॉक, इसको ऐसे पुश कर रहे हो, ये ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, मूव ही नहीं हो रहा है ब्लॉक। मतलब क्या हुआ, मूव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने आपके यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑपोजिट टू दिस 10 न्यूटन। चलिए मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ देखते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका हम लोग कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स करेंगे, करेक्ट। सो थर्ड लॉ सेज टू एवरी एक्शन, ये सबको मालूम होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो व्हाट डू वी मीन बाय दिस, ये जो, अच्छा ठीक है, चलो अभी आप मुझे बताओ, अभी मान लो मैंने एक ब्लॉक को ऐसे रख दिया, तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, एमजी का फोर्स लग रहा होगा, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है, कैन वी से दिस? mg is equal to n, so can here we say this mg जो है वो n के बराबर है? बच्चे जल्दी बताओ, कैन वी से दिस? यस सर। बोल सकते, कौन बोला ये, किसने बोला ये? ठीक है, आपने बोला रुद्राक्ष, ओके। यस सर। एक्चुअली यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते, आपका ये बराबर है टू एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, लेकिन ये जो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लग रहे हैं ना, ये दे शुड बी एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, करेक्ट। तो ये एक्शन और रिएक्शन पेयर्स जो है ये कैसे लगने चाहिए, ऑन टू डिफरेंट बॉडी, करेक्ट। फोर्सेस मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। जैसे फॉर इंस्टेंस अभी आप देखो, अगर मैं यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस लेता हूँ, ठीक, और मैं इसको यहाँ पे ऐसे दो स्प्रिंग बैलेंस मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिए। अभी मैं इसको जब यहाँ पे से खींच रहा हूँ, देखो बच्चों, करेक्ट, तो अब देखो क्या हो रहा होगा, ये वाला जो स्प्रिंग बैलेंस है ना, ये यहाँ पे जो ऐसे, यहाँ पे जो ऐसे टंगा हुआ है, तो अगर मान लो मैंने इसको 10 न्यूटन के फोर्स से खींचा, तो ये वाला पॉइंट को भी, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये भी इसको 10 न्यूटन के फोर्स से खींचेगा, लेकिन बिकॉज द सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम कैसे रेस्ट पर है ना,
तो अब हम पहले देखेंगे इसमें स्प्रिंग बैलेंस में और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। जैसे स्प्रिंग बैलेंस में एक तो ये 10 न्यूटन का फोर्स ऐसा लग रहा है, और यहाँ पर ये कौन खींच रहा होगा, ये जो 10 न्यूटन है ये इसको ये वाला स्प्रिंग बैलेंस खींच रहा होगा, और इसमें भी 10 न्यूटन रीडिंग आएगी बच्चे, इसमें भी 10 न्यूटन रीडिंग आएगी। क्यों 10 न्यूटन आएगी, क्यों, क्योंकि अब जब आप इस स्प्रिंग बैलेंस को देखोगे, ऑब्वियसली दिस मस्ट बी कनेक्टेड टू सम वॉल और एनीथिंग, वॉल से मान लो फिक्स है, तो यहाँ पर ये वाला जो फोर्स है ये 10 न्यूटन तो लग ही रहा है, प्लस यहाँ पे ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहाँ पर they're pulling each other, this is pulling, if I say this is A and if I say this is B, so if I say B is pulling A, then I say B is pulling A, then I also say, मैंने क्या बोला, B is pulling A, हाँ, तो A is also pulling B। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं है। जैसे आप सपोज एक बॉल को पुश करते हो, या सपोज आई टेक इट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो भी समझो ये दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप पुश कर रहे हो, तो अगर ये ब्लॉक इसको पुश कर रहा होगा ना, मतलब यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ना इस ब्लॉक, बड़े वाले ब्लॉक, तो अगर ये ब्लॉक इसको ऐसे पुश कर रहा है तो ये वाला ब्लॉक इसको भी ऐसे पुश कर रहा है, तो दीज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडी। यहाँ तो ये एक ही बॉडी है ना, सेम बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये टू डिफरेंट बॉडीज में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, सेम बॉडी पे लग रहे हैं। इस पर थोड़ा सा और डिटेल पे बात करते हैं। जैसे अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया एमजी और एन का, ठीक है, एमजी ऐसे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन है, तो देखो इसमें हम कैसे बनाएंगे एक्शन रिएक्शन पेयर। एमजी कौन खींचे, अर्थ, इस ब्लॉक को अर्थ एमजी अपनी तरफ खींच रही है, तो ये ब्लॉक भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होगा विद फोर्स एमजी, ठीक है। ये फ्लोर इस ब्लॉक को नॉर्मल रिएक्शन दे रही है ऊपर की तरफ, तो ये ब्लॉक भी फ्लोर को नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा नीचे की तरफ। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है, एक स्ट्रिंग लटकी हुई है ऐसा, तो अभी ये ब्लॉक को एमजी तुमने देख लिया, पर ये स्ट्रिंग ऐसे ऊपर खींच रही है विद फोर्स टेंशन, तो ये ब्लॉक भी स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा होगा विद फोर्स ऑफ टेंशन। तो फोर्सेस जो है ना हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, एंड टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। दीज टू फोर्सेस शुड बी एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। या कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं, डू फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, तो आंसर इज यस, फोर्सेस हमेशा पेयर्स में ही एग्जिस्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट फोर्स कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कि केवल बस एक ही डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में लग ही नहीं रहा है। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? यू वांट टू राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए इसको भी। यस बच्चों, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, it can penetrate the wooden block up to 6 centimeter, the average force imposed by the bullet on the block is, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, ठीक है, तो ए निकाल लो इसमें, ए विल बी v स्क्वायर, ओके, ये कभी आ रहा है सर, चेक, ठीक है। ऑब्वियसली एक्सीलरेशन हैज टू बी नेगेटिव, इससे नेगेटिव आ रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, एक्सीलरेशन इज ऑलमोस्ट 1/10, ठीक है। फोर्स कितना, तो फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, 5 ग्राम बुलेट, 5 into
10⁻³ into 1/12, ठीक है, कितना हो गया? दिस इज 5/12 into 10⁻³ और ये हो जाएगा 12/5 ना, 4 is 48, 8 आ जाएगा, 0.417 अप्रोक्सीमेट, तो 0.417 into 10⁻³ न्यूटन, जिससे 417, ठीक है, दैट्स द आंसर। समझ में आई बात बच्चों की नहीं आई समझ में? If you want, you can just note it down, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है? What will be answer for this? जल्दी से बताओ। याद रखो, हमने अभी, मैंने आपको क्या बताया था, F into delta T is equal to delta P है, या delta F is equal to delta P by delta T, यहाँ से एक्सप्रेशन है, ठीक है? तो फोर्स देखो यहाँ पे कितना हो गया मेरा, फोर्स आपको दिया 100 टाइम्स ना, फॉर 10 सेकेंड, तो यहाँ पे डेल्टा टी, 10 सेकेंड बहुत ही बड़ा इंटरवल है, यहाँ पे हम डेल्टा टी लिख देंगे, ठीक है? अगर बड़ा इंटरवल है तो आपको फिर यू हैव टू यूज अ बिगर एक्सप्रेशन, तो अब डेल्टा एम, ठीक है? तो अज्यूम करते हैं, अगर मान लो ये मेरा फाइनल मोमेंटम यहाँ पे जीरो, इनिशियल मोमेंटम जीरो हो गया, फाइनल मोमेंटम एम भी -0, और एम से इसको डिवाइड कर दो, कितना 1000 डिवाइडेड बाय 5 ग्राम, ठीक है? तो दिस इज हाउ मच, 200 सेंटीमीटर, ठीक है? समझ, तो इसका आंसर आई थिंक सी होगा, या तो बहुत से बच्चों ने, 2 बच्चों ने दिया आंसर, तो C, ठीक है? नेक्स्ट पे क्वेश्चन एक और देखते हैं, चलिए बच्चों जल्दी से बताइए। ये सब बच्चों ने बताना है आंसर इसका। आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, 2-3 बच्चे ये आंसर कर रहे हैं बच्चों। तो एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग यूनिफॉर्मली अंटिल, कब तक वो यूनिफॉर्मली मूव करता रहेगा? जब तक उस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज 0। अगर उस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है तो वो यूनिफॉर्मली थोड़ी ना मूव करेगा, तो नॉन यूनिफॉर्मली मूव करेगा, करेक्ट? तो इसका आंसर होगा दिस, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी बताओ। तो सबका सही आ रहा है आंसर, सेम आ रहा है, मतलब सही होगा। तो फोर्स मैंने आपको क्या बताया था, dp by dt, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ एक्चुअली, करेक्ट? तो अगर हमें p इक्वल्स टू mv पता है, तो dp by dt जो है कितना हो जाएगा, dm by dt into v, ठीक है? तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 0.05 kg ऑफ गैसेस पर सेकेंड एट अ वेलोसिटी ऑफ इतना, करेक्ट? तो वेलोसिटी काइंड ऑफ उस इंस्टेंट हम कांस्टेंट अगर हमने पकड़ ली, तो dv by dt वाला ये जो टर्म, ये 0 हो जाएगा, करेक्ट? तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी को कांस्टेंट पकड़ना है। dm by dt कितना हो गया, dm by dt कितना है, 0.05 kg पर सेकेंड, और वेलोसिटी कितनी है,
400 बस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी तो वैसे भी नहीं दिया हुआ है, उस छोटे से टाइम इंटरवल पे हम समझ लेंगे कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच, 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज 20। dp बाई dt याद रखो क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, चलिए इसी के छोटे छोटे क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं और इससे हम थोड़ा सा अपना कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। यस, जल्दी से बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ बच्चों क्या होगा इसका आंसर। सी, ओके, चलो लेट्स एवरीवन आंसर। जंप करने से को तो कोई फायदा नहीं है, और दूसरी चीज ये है आप रनिंग और रोलिंग नहीं कर सकते हो, फ्रिक्शनलेस कर सकते हो, मालूम है आपको ये बात। आप अगर चाहो एक आप किसी बॉल को रोल करना चाहो ना फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो यू कांट रोल अ बॉल ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, इसीलिए जो आइस हॉकी होता है, आपको मालूम है आइस हॉकी वहाँ पे पक यूज करते हैं। पक मतलब ये ऐसा करके क्या रहता है आइस हॉकी में, दे डोंट यूज अ बॉल और एनीथिंग, दे यूज अ पक। सो तो रनिंग और रोलिंग तो पॉसिबल नहीं है, जंप करोगे तो जंप अगर परफेक्टली करते भी हो तो सेम ही जगह पे रह जाओगे, ऑप्शन बच गया बी। और दूसरा चीज देखो फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना, ठीक है, तो अगर आप स्पिट करते हो या ऐसे आप एयर आगे की तरफ निकालते हो, जैसे आप लेट्स से स्पिट, तो दैट मींस व्हेन यू स्पिटिंग यू आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन योर स्पिट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो आपको एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, करेक्ट। ठीक है ना, तो आई थिंक दिस शुड बी द आंसर। स्नीज करते हो या स्नीज मतलब यू आर जस्ट आप कुछ हवा बाहर निकाल रहे हो ना, स्नीजिंग मतलब। ठीक है, तो दैट गोइंग टू गिव यू फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। चलो अभी सपोज मेरे पास यहाँ पर एक ब्लॉक है और एक दूसरा ब्लॉक है। ठीक है, ये 4 kg का ब्लॉक है और ये मान लो कितने का मान लोगे इसको, ये है 2 kg का ब्लॉक। ठीक है, मैं यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा हूँ, कितने का फोर्स लगा रहा हूँ, मान लो मैं फोर्स लगा रहा हूँ 12 न्यूटन का। तो आप बता सकते हो व्हाट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक, क्योंकि देखो ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो, मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, थिंक ऑन दिस। और यहाँ पे एक चीज आप अज्यूम कर सकते हो, फ्लोर इज फ्रिक्शनलेस, तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं दिखाना। ठीक है, चलो पहले आप एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, यूपी 4 था ना, दिस इज 5। तो अपना टारगेट ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस विल ट्राई टू डू ऑन। चलो जल्दी से बताओ। चलो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो पहले तो हम देखेंगे 4 kg वाले ब्लॉक में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। देखो ये हो गया एक mg का फोर्स, ठीक है, और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, mg नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं यहाँ पर। और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों यहाँ पे, यस यहाँ पे और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, देखो एक 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 4 kg में, और एक ये वाला ब्लॉक इस पर कुछ नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा होगा, और ये वाला ब्लॉक इस पर कुछ नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा होगा। एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये नॉर्मल रिएक्शन आ। इसी तरह 2 kg वाले में देखो कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो mg लग रहा है,
एन डैश एम डैश जी एन डैश जी, और यहाँ पर एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा, दिस इज द एक्सीलरेशन पार्ट, इस वाले ब्लॉक में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, दिस इज द एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जब हम ये वाला ब्लॉक देख रहे हैं तो ऑब्वियसली एक चीज आप ध्यान में रखो हमेशा, जब भी आप कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, तो भी सपोज मेरे पास यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे मेरे पास 4 न्यूटन का फोर्स है, तो अब नेट फोर्स कैसे निकालोगे? क्योंकि हमें मालूम है न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, एफ नेट दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एफ नेट जो है इन दिस केस एफ नेट विल बी हाउ मच, 10 माइनस 4, दिस इज गोइंग टू बी एफ नेट, दिस इज गोइंग टू बी मास इनटू एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इस वाले फोर्स की तरफ होगा। ठीक है, तो दिस इज 6 like that, this is going to be f net। so यहाँ पे कितना होगा, 12 माइनस r इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है, तो 12 माइनस r इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पर क्या बोल दोगे, r केवल यहाँ पे देखो x एक्सिस, यहाँ पर बेसिकली में क्या देखना है कि x एक्सिस के अबाउट कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, x एक्सिस के अबाउट कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, और y एक्सिस के अबाउट mg और n है। तो y एक्सिस के अबाउट अगर आप बनाओगे तो आप बोल दोगे mg इज इक्वल टू, यहाँ पे y एक्सिस के अबाउट बनाओगे तो आप बोलोगे mg इज इक्वल टू m n डैश m डैश n डैश। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? और यहाँ पे r को आप क्या बोल दोगे, r इज एक्चुअली इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो r को जब आप यहाँ पे पुट करोगे 12 माइनस एम ए इक्वल टू एम ए, ठीक, तो एक ये इक्वेशन बनी है मेरी, एक दूसरी ये इक्वेशन बनी है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो यहाँ से मुझे पता चला 12 माइनस आर इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे केवल ये आर ही लग रहा है ना एक्स एक्सिस के अबाउट, तो हम क्या बोलेंगे, आर इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ये मेरा हो गया 12 माइनस एम ए विच इज इक्वल टू एम ए। और अच्छा यहाँ पर एक चीज देखो, अच्छा एक सेकंड, ये जो एम है यहाँ पर ये 4 है, जस्ट सेकंड बच्चा, यहाँ पर ये जो एम है ये कितना है, ये 4 है, इसको मैं 4 ही लिख देता हूँ, 4 इंटू ए लिख देते हैं उसको डायरेक्टली। और यहाँ पे ये आर कितना ही है, ये है 2a ना, 2a, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2a। तो 12 माइनस 2a इज इक्वल टू 4a, तो 12 इज इक्वल टू 6a, तो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है ना? तो एक्सीलरेशन हियर इज 2 मीटर पर सेकेंड। आप एक्सीलरेशन डायरेक्टली भी यहाँ पे निकाल सकते हो एक्चुअली, करेक्ट, एक्सीलरेशन आप डायरेक्टली देखो सिस्टम कनेक्टेड है एक दूसरे से, f इक्वल टू m डायरेक्टली आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे इक्वेशन बना के निकाला। अब हमें r की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू के लिए आप a की वैल्यू चाहो तो इसमें पुट कर दो, चाहो तो इसमें पुट कर दो, करेक्ट। तो अगर आप मान लो a की वैल्यू इसमें पुट करते हो 1, पुट a in 1, तो अब देखो 12 माइनस आर इक्वल टू 8 आ गया, तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 4 न्यूटन आ गई। ठीक, अगर आप 2 में पुट करते तो कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 विच इज 4 न्यूटन। समझ में आई बात की नहीं आई? तो दिस इज ईदर दिस और कैसे भी आप निकाल लो ना, आंसर आपका सेम आने वाला है। समझी बात? चलिए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको जल्दी से लिख लो आप लोग। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। हम लोग विल डू वन मोर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो है पुली है और यहाँ पे दो आपको ब्लॉक्स कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। तो पुली, अब देखो यहाँ पे स्ट्रिंग जैसे खींच रही होगी, तो स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा। तो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर, एक स्ट्रिंग में हमेशा एक ही टेंशन हम लगाते हैं बच्चों,
ठीक है, 2 3 मतलब यहाँ पे T1 यहाँ पे T2 ऐसे मत कर देना। अगर एक स्ट्रिंग है तो एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन फोर्स लगाना, मतलब अगर यहाँ पर टेंशन तुमने ऐसे दिखा दिया, ठीक है, सपोज ये ऐसा है ना सिस्टम, तो अब सपोज तुम ये बना रहे हो तो इसमें टेंशन तुम ऐसे दिखा रहे हो, करेक्ट। तो स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स हमेशा सेम रहेगा, एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहता है, अगर स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रही है तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन इज सेम, प्लीज रिमेंबर दिस। यहाँ पे भी जो टेंशन दिखाओगे दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम, करेक्ट। तो इफ यू वांट यू कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन इज सेम। ठीक है, थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन फोर्स इज सेम। चलिए जल्दी से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। सी विच प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7, 10 तो कर ही लेंगे हम ना। देखो बच्चों, इसमें ना आपको जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, इस बेसिकली इस टाइप के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है उसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। बस आपको ये एनालाइज करना है फोर्सेस कैसे लग रहे हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर बस ये एनालाइज करो कि फोर्सेस कैसे लग रहे हैं। तो अभी अगर मैं 4 kg वाला ब्लॉक को देखता हूँ तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, आप सोचो जरा। 4 kg वाला जो ब्लॉक अगर मैंने लिया तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो पहले आप क्या करो, आप एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मार्क कर दो, ठीक है। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पे कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर ही होगा, ये इसमें नीचे होगा ऐसा, करेक्ट। तब हमने एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मार्क कर लिया। फोर केजी वाला ये मास होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये टेंशन लग रहा होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट देखो तो केवल एक टेंशन लग रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस के अबाउट अगर आप देखो तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो एम जी को मैं 4g लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे ये नॉर्मल N1 लिख देता हूँ, ठीक है। और तो कोई तीसरा चौथा फोर्स तो नहीं लग रहा है और कोई इसमें, ठीक है। अब 5 kg वाले ब्लॉक देखते हैं अभी हम लोग, 5 kg वाले ब्लॉक में, और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन। 5 kg वाले ब्लॉक में एक तो mg which is 5g is in this direction और टेंशन इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। एक्सीलरेशन ऐसा लग रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस along x it should be equal to mass into एक्सीलरेशन। एक्स एक्सिस के अबाउट कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, टी का देखो एक फोर्स है, और तो कोई नहीं है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास यहाँ पे कितना है, मास इज 4 इंटू, करेक्ट। मास कितना है यहाँ पे, 4 इंटू है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ऑब्वियसली जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन था वही ज्यादा फोर्स का डायरेक्शन। अगेन प्लीज रिमेंबर दिस एनालॉजी, 10 न्यूटन 4 न्यूटन, ठीक है। आपको जो दो नंबर अच्छे लगते हैं यहाँ पे डाल दो, ठीक। एफ नेट यहाँ पे कितना हो गया, एफ नेट इज इक्वल टू 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू मास इनटू एफ। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस एनालॉजी। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई शुड बी इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे 5g माइनस टी इज इक्वल टू 5a, ठीक। तो ऑब्वियसली टी को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो टी को अगर आप 4a पुट कर देते हो तो 5g माइनस 4a इक्वल्स टू 5a, 5g इज इक्वल टू 9a, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 5g अपॉन 9, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना हो गया यहाँ पे 5g अपॉन 9, दिस इज द एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको चाहिए तो आप जी को 9.8 पुट कर दो, बराबर है ना, यहाँ चाहिए तो 10 पुट कर दो। 10 अपॉन 9 कितना होगा, 10 अपॉन 9 ऑलमोस्ट
50 upon n 5.44 के आसपास, तो आई थिंक इट शुड बी बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, we can just predict though without solving only I have given you the answer 5.44। कैसे? 50 by 9, 50 by 9 सब पुट करके देखो, 50 by 9 5 point something it will come, it will be approximately 5 point something is 5.44 only। ठीक है ना, समझ में आई बात बच्चों कि नहीं आई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंक्लाइंड प्लेन वाला एक केस देखते हैं। चलो भी हम लोग, तो जब भी हम बच्चों इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन की जब भी हम प्रॉब्लम करते हैं तो हमेशा याद रखो, तो जैसे अगर मैंने आपको पूछा ये ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पर है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना रहा हूँ मैं इसका, कि इंक्लाइंड प्लेन पे भी आपको क्वेश्चन पूछता है। तो देखो यहाँ पे एमजी तो ऐसे लग रहा होगा ना। अब सपोज चलो इसको क्वेश्चन ले लेते हैं, ब्लॉक हमारा ये ब्लॉक हमारा है, ये 30 डिग्री ले लेते हैं, 60 ले लो इसको चाहिए तो, चलो ठीक है 30 ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, आई थिंक देयर इज सम कनेक्शन इशू। तो सपोज मेरे पास यहाँ पर एक आई एम हैविंग अ ब्लॉक ऑफ मास n, तो मुझे यहाँ पर बच्चों क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है। आई हैव टू जस्ट कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है। अब देखो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ पर ना व्हाट वी विल डू इज नॉर्मल रिएक्शन। देखो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर लगता है ना, ठीक है, करेक्ट। तो अब हम नॉर्मल रिएक्शन जहाँ पर लगा रहे हैं ना, एक जस्ट एक टेक्निक है, आप चाहो तो यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट दिस जस्ट अ टेक्निक ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। कभी कभी हम आपके एक्स और वाई एक्सिस को आप ऐसे ले लो, एक्स और, तो आपका थोड़ा काम आसान हो जाएगा। जनरली अगर आप एक्स एक्सिस को ऐसे ले लो, वाई एक्सिस को ऐसे ले लो, ठीक है, और फिर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो, देन थिंग्स बिकम मच सिंपलर एक्चुअली। आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे भी ले सकते हो एक्स वाई एक्सिस, दैट इज आल्सो ओके, बट यहाँ पर ऐसे ले लो इसको, ठीक है। अब देखो हाउ आई एम डूइंग दिस, तो ये mg हो गया मेरा, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ठीक है। और अब जैसे मैंने आपको बोला ये y एक्सिस है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x एक्सिस इस डायरेक्शन में आएगा, x एक्सिस जो है दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक। तो ये थीटा हुआ, तो दिस इज आल्सो थीटा, तो दिस इज गोइंग टू बी mg cos theta, this is going to be mg sin theta, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स इफ ब्लॉक इज एट रेस्ट, लेट मी ऐड दिस आल्सो, इफ ब्लॉक इज एट, तो अगर ब्लॉक रेस्ट पर है तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन का फोर्स mg sin थीटा हो गया, और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगता होगा। सो व्हाट वी कैन से हियर, F is equal to mg sin theta, बोल सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg sin। देखो एक्स एक्सिस के सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स इट शुड बी 0, करेक्ट। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा, ये कहाँ से समेशन ऑफ, सॉरी ये एफ एक्स से है ना, एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई दिस शुड बी इक्वल टू, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग देखो सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, तो एन शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा, और एक्स एक्सिस के अबाउट एफ शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो दिस इज हाउ यू हैव टू
सॉल्व प्रॉब्लम फॉर इंक्लाइंड प्लेन। इसका एक हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं अभी। जल्दी से उसको नोट डाउन कर लो बच्चों, कैसे आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। आई होप समझ में है ना। ये अगर थीटा है तो देखो ये भी थीटा होगा। ये अगर आपको नहीं समझा तो देख लो यहाँ पर। देखो अगर ये थीटा है ना तो ये तो इसको mg तो ऐसे परपेंडिकुलर होगी। जब आप यहाँ पर एक ऐसे यू आर पुटिंग अ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल आपको हो जाएगा थीटा, बिकॉज दिस इटसेल्फ इज, देखो इफ यू आर नॉट गेटिंग तो अच्छे से बताता हूँ इसको मैं। देखो अगर आपको ये नहीं समझा एंगल कैसे आ रहा है, तो ये हो गया बच्चों mg, ठीक है, ये थीटा हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये देखो ये बच्चों कितने 90 डिग्रीज है, ठीक है, ये 90 डिग्रीज है। तो तो 90 डिग्रीज मतलब ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखो क्यों 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसेप्ट कर लो, ये 90 ये थीटा है। तो ये वाला, मैं किस एंगल की बात करूँ, इतने एंगल की बस बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जब आप यहाँ पर, ये आपको पता है 90 माइनस थीटा और ये टोटल एंगल 90 है, तो दिस एंगल विल ऑब्वियसली बी थीटा, ठीक है। दिस इज हाउ दिस एंगल कम्स आउट टू बी थीटा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। चलो, so if I just make it like this is 30 degrees, this is 2 kg, this is 5 kg, करेक्ट। और चलो मैं यहाँ पे आपको एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन कभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। मान लो 3 kg है, 3 kg है, करेक्ट। आपको समझ में नहीं आ रहा है एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर लेना, आप अज्यूम कर लो। आप यहाँ पे एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ऐसे भी ले सकते हो या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो। अगर आप ऐसे ले रहे हो तो ये ऐसे आएगा, अगर आप ऐसे ले रहे हो तो ये ऐसे आ जाए, ठीक है। तो आप डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन अज्यूम कर सकते हो। तो फाइंड ए इफ इंक्लाइंड प्लेन इज फ्रिक्शनलेस। A means acceleration. चलो बताओ जल्दी से। चलिए देखिए यहाँ पे कैसे कैसे। तो आई गॉट आंसर फ्रॉम होम, ओके, आई गॉट आंसर फ्रॉम रिया। रुद्राक्ष आप क्यों नहीं दे रहे हो आंसर? रुद्राक्ष आपके आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? और अभी अभी और एक बच्चा दे रहा था आंसर, वो भी नहीं दे रहा अभी। अस्मित, अस्मित आपका भी आंसर नहीं आ रहा है अभी, पहले दे रहे थे आप भी आंसर। देखो ये तो टेंशन लग गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लग रहा है mg का फोर्स, ठीक, ये हो गया मेरा, ये थीटा है। तो mg और नॉर्मल के बीच का ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा। ऑब्वियसली इससे छोटा ही होता है, मैंने जस्ट ऐसे दिखा दिया है नॉर्मल, करेक्ट। अब यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो अब देखो सिंपल हो गया, t माइनस mg sin थीटा, t माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्स। ये मास कितना है, m की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, करेक्ट। और 5 kg का तो बहुत ही सिंपल है, mg नीचे, टेंशन ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे। तो हो गया 5g माइनस p इज इक्वल टू 5 है। बस दोनों एक इक्वेशन ही आ गई, एक इक्वेशन ही आ गई। दोनों को ऐड भी अगर आप कर दोगे तो टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 5g माइनस 2g साइन थीटा इज इक्वल टू 7 है। तो कितना आ गया, 5g माइनस 2g इंटू साइन 30, ठीक है। तो 550 माइनस 20 √3/2
तो कितना आ रहा है ऑलमोस्ट, जी को मान लो 10 पकड़ लिया हमने, तो ऑलमोस्ट 10 ना, 50 माइनस 10 उससे 0.7, तो यहाँ पे 60 ले लेते थोड़ा और आसान हो जाता है, ठीक है। तो 50 माइनस 10 उससे 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सीलरेशन, ठीक है। एटलीस्ट आपको समझ में आया ना कैसे सॉल्व करने, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, बट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं बच्चों, ये थोड़ा बहुत आपको एक हिंट मिला आज कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर इसको नोट डाउन करने जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, ठीक है। और विद दिस विल एंड दिस सेशन ही है, और नेक्स्ट क्लास में और थोड़े अच्छे वाले प्रॉब्लम्स करेंगे, ओके। चलिए।